प्रिय प्रतिभागियों और छात्र छात्राओं, सप्रेम नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसवीपी कॉलेज भभुआ, आज मनोविज्ञान विषय के एक प्रमुख टॉपिक को बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अभिप्रेरित व्यवहार क्यों और कैसे। आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को करने के लिए क्यों तत्पर हो जाता है। व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को करने के लिए क्यों बाध्य हो जाता है। इस क्यों प्रश्न का संबंध व्यक्ति में पाई जाने वाली एक विशेष स्थिति से होती है, जिसे हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति या प्राणी की एक आंतरिक अवस्था होती है, जो उसे किसी कार्य को करने के लिए तब तक बाध्य करती रहती है जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। कहने का मतलब यह है कि हम कोई व्यवहार को क्यों करने के लिए बाध्य होते हैं। हम किसी कार्य को करने के लिए बाध्य इसलिए होते हैं कि हमारे में अभिप्रेरणा कार्यरत होती है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति या प्राणी की एक आंतरिक अवस्था होती है, जो व्यक्ति या प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए तब तक बाध्य करती रहती है जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। इस अर्थ को अगर हम स्पष्ट करें तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमेशा अभिप्रेरित होता है, और जब हम अभिप्रेरित होते हैं तभी किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं या उसमें हम अपनी तत्परता को दिखलाते हैं। अभिप्रेरित व्यवहार यूं ही नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा अभिप्रेरित व्यवहार होता है उसके पीछे 3 तरह के तत्व या 3 तरह के क्रम काम करते हैं, जिसको हम कॉन्सिक्वेंस या कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अभिप्रेरणा के 3 कंपोनेंट या सीक्वेंस होते हैं, जो क्रमशः आवश्यकता, अंतर्मोह और प्रोत्साहन के नाम से जाने जाते हैं। अभिप्रेरणा का पहला जो तत्व या क्रम होता है वो आवश्यकता कहलाता है। आवश्यकता के संबंध में कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता को आवश्यकता कहा जाता है। अभिप्रेरणा की दूसरी अवस्था क्रम या तत्व जो होता है उसे हम प्रणोदन या ड्राइव के नाम से जानते हैं। ड्राइव किसी व्यक्ति या प्राणी की एक बेचैनी या तनाव की स्थिति होती है। इस तनाव या बेचैनी की स्थिति को ही हम ड्राइव करते हैं, और इसके कारण कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। अभिप्रेरणा का जो तीसरा तत्व या क्रम होता है उसका संबंध इंसेंटिव या प्रोत्साहन से होता है। इंसेंटिव अभिप्रेरणा का ऐसा तत्व होता है जिसके कारण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमारे तनाव या बेचैनी की स्थिति में कमी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति या प्राणी की एक आंतरिक अवस्था होती है, और इस अवस्था के कारण व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तब तक बाध्य रहता है जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। अब प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि हम किस तरह से अभिप्रेरित होते हैं या हम किस तरह से अपने व्यवहारों को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसके पीछे प्रेरकों का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। अभिप्रेरणा के जो प्रकार होते हैं उनका संबंध मोटिव
या प्रेरक से होता है। सामान्यतः प्रेरक या मोटिव दो प्रकार के होते हैं और इन दोनों प्रेरकों के प्रभाव से व्यक्ति या प्राणी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए बाध्य होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के जो प्रकार या प्रेरक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसको हम बायोलॉजिकल मोटिव या जैविक प्रेरक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रेरक होता है उसे हम सामाजिक प्रेरक या मनोवैज्ञानिक प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जैविक प्रेरक क्या होता है। जैविक प्रेरक एक प्रकार का जन्मजात प्रेरक होता है जो व्यक्ति को जीवन से ही प्राप्त होता है। चूंकि जैविक प्रेरक जन्मजात होता है और इसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अर्जित नहीं कर सकता है या सीख नहीं सकता है, यही कारण है कि जो जैविक प्रेरक होता है उसे हम अनार्जित प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए भूख, प्यास, निद्रा, काम और तापक्रम, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने बताए आपको, ये सभी जैविक प्रेरक के प्रकारों में शामिल होते हैं। अब हम समझते हैं कि सामाजिक प्रेरक यानी सोशल मोटिव किसको कहा जाता है। तो सामाजिक प्रेरक का एक ऐसा प्रकार होता है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के संबंधों पर निर्भर करता है। यानी जैविक प्रेरक जो जन्मजात होता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक प्रेरक ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप सीखा गया प्रेरक होता है। सामाजिक प्रेरक को हम मनोवैज्ञानिक प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसको कि अर्जित प्रेरक कहा जाता है। सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत उपलब्धि प्रेरक, संबंधन प्रेरक, अनुमोदन प्रेरक, सत्ता, आक्रमणशीलता आदि सामाजिक प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। अतः हम अपने आज के इस चर्चा के क्रम में कह सकते हैं कि हमारा जितना भी व्यवहार अभिप्रेरित होता है उसके पीछे अभिप्रेरणा कार्य करती है और ये अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य को कराने के लिए बाध्य करती रहती है। अब आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।